Today, our video on Indian polity is on the provisions of Indian Constitution and the sources. भारतीय संविधान के प्रावधान तथा उनके स्रोत. Now friends, before I go straight away directly into as to कहां से क्या लिया गया है, एंड डेफिनेटली हमारे पूर्व के जो वीडियोस आपने देखे हैं तो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑलरेडी दे आर वीडियोस. ये जो है आज का हमारा वीडियो खास तौर से स्रोत के ऊपर है, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट देन एज टू हु हैज डिराइव्ड दीज सोर्सेस, तो ये जो एक बात आती है, हु हैज डिराइव्ड दीज सोर्सेस, ये स्रोत किसके मनस में, किसके मानसिक पटल पर ये स्रोत रहे होंगे. तो नाउ लेट अस गो इनटू अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का क्रम है मित्रों, ये सब कुछ देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दायरे में सब कुछ है. नाउ दैट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान निर्मात्री सभा का आयोजन हो, ये विचार सबसे पहले, दैट there should be a constituent assembly. It is a very interesting fact, friends. This thought was first of all conceived by M.N. Roy in 1934. सर्वप्रथम ये विचार कि there shall be a constituent assembly, देखिए प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्ट है फ्रेंड्स. ये विचार सबसे पहले M.N. रॉय के दिमाग में आता है in 1934. एंड अब ये तो देखिए एक विचार है, दिस थॉट, this ideal that there should be a constituent assembly. ये विचार for the first time as a demand for constituent assembly to draft the constitution of India. The demand for constituent assembly to draft the constitution of India. This demand was for the first time raised by the Congress in 1935. 1935 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम ये मांग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष रखी कि संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाए. नाउ अब देखिए ये जो कुछ भी है ये तो इंडियन लेवल पे है. ब्रिटिशर्स के एंगल से अगर हम देखें तो इट इज द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 wherein the Britishers they agree upon this demand raised by the Congress. सर्वप्रथम 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिशर्स इस बात को, इस मांग को कांग्रेस की मान लेते हैं. एंड आप आगे चल के देखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो है 1942, क्योंकि डिमांड एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, लेकिन कांग्रेस का फर्दर ये भी एक मांग है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइजिंग एंटायरली ऑफ इंडियंस, ऐसी संविधान निर्मात्री सभा जिसमें पूर्ण रूप से भारतीय ही होंगे. मित्रों ये मांग क्रिप्स मिशन 1942 में स्वीकृत होती है. बहुत कैटेगोरिकल सा मार्जिनल डिफरेंस है. ऑगस्ट ऑफर तो सिर्फ इस बात में सहमति जताता है कि ठीक है बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड कंप्राइज एंटायरली ऑफ इंडियंस. दिस demand is being fulfilled by the Cripps Mission of 1942. And finally अब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंटायरली ऑफ इंडियंस. लेकिन मित्रों फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हो रही है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप इन नवंबर 1946, नवंबर 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. ये मुख्य बिंदु है ना, क्योंकि बिफोर वी गो इनटू द फाइनेंसिस, इनटू द फाइनल एस्पेक्ट्स एज टू फ्रॉम विच कंट्री व्हाट आर द फीचर्स दैट वी हैव बोरोड. लेकिन ये बोरो होने का जो क्रम है, तो इसमें यकीनन तौर पे हमें सबसे पहले तो ये हमारी समझ बहुत सुस्पष्ट होनी चाहिए कि ये विकास के क्या क्रम है. तो फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप इन नवंबर 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. अब मित्रों अगर हम इसकी पूर्ण समीक्षा करें तो देखिए ये कहीं ना कहीं सबसे पहले विचार, दिस थॉट इज स्ट्रक बाय M.N. रॉय इन 1934, राइट. एंड इसके भी पूर्व की यदि हम बातें देखें तो याद कीजिए 1929, 1930
जो पूर्ण स्वराज की बातें हो रही थी कहीं ना कहीं, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम द फ्लैग बीइंग अनफोल्ड। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि इस दिशा में प्रयास तो मित्रों लंबे समय से चल रहे थे, और इन प्रयासों की पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आगे चल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बननी है, तो देखिए ये दौर जो है विश्व के मानचित्र पर, इतिहास के मानचित्र पर, तो मित्रों उपनिवेशवाद जो था इससे कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की तरफ जो इतिहास बढ़ रहा है, फ्रॉम कोलोनियलिज्म टू इंपीरियलिज्म। तो कहीं ना कहीं ये जो कई ऐसे कंट्रीज थे जिनको आजादी मिल रही थी, जो मदर नेशंस थे, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, ये कंट्रीज का धीरे धीरे एक जो कोलोनियलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ आना, साम्राज्यवाद होने के पश्चात आजादी के जो क्रम है, और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये बड़ा ही अब पॉलिटिकल अपहीवल का मित्रों पीरियड रहा है। एंड कई देश जो आजाद हो गए थे, जिन्होंने अपने अपने संविधान बनाए, या यूं कहिए कि जो इस पूंजीवाद की दौड़ में लगे हुए थे, तो ये इधर के जो कुछ शताब्दी रही है, सेंचुरीज, तो ऐसे में यूके एक किस रोल मॉडल पे चल रहा है संवैधानिक, यूएस का रोल मॉडल क्या है, जर्मनी का रोल मॉडल क्या है, फ्रांस का मॉडल क्या है। रीजन बीइंग, अब फ्रांस में आप देखिए 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है, नेपोलियन का बहुत लीडिंग रोल आ रहा है उस जगह पे। जर्मनी में जो भी स्थितियां रही वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हैं। इंग्लैंड में वहां का प्रेसिडेंट कैसा है, तो क्वीन के बेसिस पावर्स क्या हैं। तो कहने का मेरा एक सेंस ये कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको बहुतायत अवसर इस बात के प्राप्त हो रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मोडालिटी यदि है, तो ये अगर इस देश में थी, तो ये अगर कम होती या ज्यादा होती, तो इस देश में ऐसा ना होता। अब सेम टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप इंडिया में अप्लाई करते हैं, तो एक थिंक टैंक तो ऑलरेडी है, देखिए, क्योंकि कभी मत भूलिए ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये बहुत गहन रिसर्च के ऊपर ऑपरेट कर रही है। एंड फाइनली अबव ऑल श्री जवाहरलाल नेहरू। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी हैड एलिवेटेड टू अ ग्रेट हाइट। बाय द वे, उनकी कुछ पुस्तकें, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो नेहरू जी को बखूबी अवसर ऐसा प्राप्त हुआ कि अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहां पे संवैधानिक गतिविधियों पे एक पैनी नजर है। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं। तो मित्रों, अब किस देश की क्या चीज ज्यादा अच्छी है, किस देश की ये चीज ऐसी है, लेकिन हमारे भारतीय प्रारूप में, भारतीय ढांचे में एक एनवायरमेंटल सेटिंग नहीं बन पा रही है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके ऐसा अवसर बहुतायत हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बिफोर वी एंटर इनटू द फाइनेसिस ऑफ द सोर्सेस as to the provisions of the constitution, it is of our prime interest कि हम ये जाने कि विकास के क्रम जो हैं, ये जानना मित्रों बेहद आवश्यक है। नाउ अब हम आ रहे हैं कि किस कंट्री से हमने क्या लिया है। तो मित्रों, सबसे पहले इस दिशा में हम बात करेंगे यूके की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, सबसे पहली जो स्थिति बनती है कि एज टू जो इंडिपेंडेंट इंडिया है हमारा, ये जो एक प्रजातंत्र है हमारे यहां, तो ये इसका आधार क्या होगा। तो इट इज सो वेरी इंटरेस्टिंग कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पृष्ठभूमि है, ये मित्रों रूल ऑफ लॉ है। देखिए, रूल ऑफ लॉ। एंड एक्चुअली व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, यदि मैं ये कहूं कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, तो देखिए इससे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो नहीं सकती है। अ स्टेट वेयर द लॉ रूल्स। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ अ स्टेट वेयर द लॉ रूल्स, एक ऐसे राज्य की अवधारणा जहां प्रत्यक्ष तौर पे कानून का शासन है। तो देखिए, ये तो फिर इंपॉर्टेंट, कितनी क्रूशियल बात है ये। तो यूके से सबसे पहले हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। बहुत ध्यान से मित्रों, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि राहुल दीक्षित टाइम्स के जितने वीडियोस हैं, कॉपी पेन जरूर लेके बैठा कीजिए। कितना ही अच्छा हो
कि इधर मैं समझाता जा रहा हूं, आप समझते जा रहे हैं, और वो टॉपिक वहीं का वहीं आपका कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि देखिए सोर्सेस सिर्फ सोर्सेस नहीं है, यहां जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोर्सेस विद मीनिंग, विद अंडरस्टैंडिंग, तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स में यही कहीं क्लियर करता चल रहा हूं। जैसे मैंने बताया, रूल ऑफ लॉ इज अ स्टेट विद द लॉ रूल्स। अब लॉ जब रूल करेगा तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स वो भी हमने यूके से ही लिए हैं। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। और देखिए नागरिकता कितना मतलब महत्वपूर्ण विषय है, और एकल नागरिकता, आप देखिए लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप विल सीज द मोमेंट यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर नेशन। भारतीय नागरिकता भंग हो जाएगी यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली जाए, आर्टिकल 9। तो ये आर्टिकल 9 जो है ये डायरेक्टली सीधे सीधे देखिए सिंगल सिटीजनशिप की तरफ इशारा कर रहा है मित्रों। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्री परिषद जो है इसकी जिम्मेदारी के चलते पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया गया है। सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर मैं कहता तो बात अधूरी हो सकती थी। ऐसे कई देश हैं जहां पार्लियामेंट सेनेट है, शोरा है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के केस में पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जब मिनिस्टीरियल की बात आ जा रही है तो मित्रों जो कैबिनेट सिस्टम है हमारे यहां का, कबीना, आज की तारीख में कहूं तो किचन कैबिनेट, तो ये जो कैबिनेट सिस्टम है इवन दिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ यूके। तो मित्रों ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू यूएसए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का कोई मैं कहूंगा प्रावधान है तो मौलिक अधिकार की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है तो 1791 वो जमाना था जब बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएसए में चल रहा था, और यूएसए के जो सिटीजन थे दे वर हाईली अवेयर ऑफ राइट्स। तो बकायदा वहां पर संवैधानिक स्तर पर 1791 में बिल ऑफ राइट्स में फंडामेंटल राइट के बारे में काफी चर्चा चल रही थी। यह पहलू हमने मौलिक अधिकार का यूएसए से लिया है। अब प्रीएम्बल, प्रस्ताविका, उद्देशिका, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक स्वातंत्र, कितने देखिए क्रुशियल टॉपिक्स हैं। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड। अब देखिए रोल ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर काफी बातें होती हैं। आप देखेंगे यूएस के स्तर पर रेयर है कि कहीं यूएस प्राइम मिनिस्टर का जिक्र सुने। एवरीवेयर यू सी यूएस प्रेसिडेंट, तो सीधे सीधे प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड। और हमारे यहां भी जो प्रेसिडेंट है वो देखिए एग्जीक्यूटिव हेड है। अब जब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होगा तो इससे सबसे पहले जो बात निहित है कि ही वुड बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। देखिए यह फायदा होता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो प्रेसिडेंट मित्रों सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो ही तब पाएगा जब ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए कितना लॉजिकल है ये। नेक्स्ट इज, अब जब प्रेसिडेंट की बात आएगी तो वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का क्या रोल है। वी ऑल अंडरस्टैंड वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो पदेन सभापति होंगे, राइट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यह भी बात मित्रों हमने यूएसए से ही देखिए ली है। और अब ये कितना देखिए अच्छा तारतम्य सा है कि प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी यूएस से ही है, वाइस प्रेसिडेंट का भी यूएस से ही है। हैड अ कंडीशन बीन कि प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने किसी देश से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का किसी देश से लिया है, तो हमारे यहां कंप्लायंस ना बैठ पाता ऐसे। बट ऑब्वियस ही बात है कि प्रेसिडेंट का जो रोल है और राज्यसभा बीइंग द अपर हाउस, तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का रोल वाइस प्रेसिडेंट उधर भी देखिए अदा कर रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। आज के संदर्भ में कितना मतलब आप इसका संदर्भ आज आप देखिए कितना जगह जगह आज न्यायिक पुनर्वलोकन का दौर चल रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट जब जुडिशियल रिव्यू है, इवन द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस,
और बखूबी देखिए मतलब यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट इज कनाडा। कनाडा की जब हम बात करते हैं तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि देखिए जो फेडरेशन की जब बात आती है तो भारत एक संघ है, इट इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस। हाउएवर इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। When I say quasi federal state, I mean the states are subservient to the center. The states that do not have right to secede from the center. तो भारत का जो संघ है ये बाकी संघ से बेहद पृथक है, आप देखेंगे। Conceptually your concepts need to be very clear. तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट, अब जब फेडरेशन की बात आ रही है और सेंटर की बात आ रही है तो आप देखेंगे लॉजिकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग द रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर, कि जो अवशेष शक्तियां बचेंगी वो चूंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, एंड प्लेसिंग रेसिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर। इसके अलावा देखिए हम जो स्ट्रॉन्ग सेंटर मानेंगे तो देखिए लॉजिकली आपको ये जो प्रेजेंटेशन जा रहा है इट इज हाउ सो वेरी लॉजिकल। स्रोत तो आपको बहुत जगह दिखाई दे जाएंगे मित्रों, लेकिन एक जो होता है ना लॉजिकल प्रेजेंटेशन दैट रियली मैटर्स। अब जब रेसिड्यूरी पावर्स एट द सेंटर जा रहा है तो राज्यों में जो देखिए गवर्नर की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब ये देखिए इस ओर पुनः इंगित कर रहा है कि योर्स इज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसीलिए देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर्स। नेक्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सुझाव देने का जो एक प्रारूप है ये भी हमने लिया है कनाडा से। नेक्स्ट इज आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे पुराने वीडियोस आप देखेंगे जो इधर रिसेंटली मैंने पीसीएसजे 2022 के कॉन्टेक्स्ट में अपलोड किए हैं, तो बहुत मजे के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, बड़े एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं। तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व सीधे सीधे हमने आयरलैंड से लिया है। एंड अभी बात हो रही थी यूएसए में फंडामेंटल राइट्स की, अब बात हो रही डीपीएसपी की। उधर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इधर आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि स्रोत कहां का है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का जो रूपरेखा है, जो फॉर्मूला है फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट इज नॉमिनेटिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। नॉमिनेटिंग, राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना, ये हमने सीधे सीधे आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मित्रों, इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स, इमरजेंसी पे आप हमारा वीडियो देखिएगा, बहुत डिटेल में आर्टिकल 352, 356, 360 पे आपको तमाम जानकारी मिलेगी। इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक है, मौलिक अधिकार, तो आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, समस्त शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं, देखिए। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ, ये सब इसी से देखिए इन्फर्ड है, सस्पेंशन ऑफ एफआर ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन निरस्त हो जाना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहने का सेंस ये है एंटायर प्रोसीड्स पर्टेनिंग टू इमरजेंसी आर बीइंग टेकन फ्रॉम जर्मनी। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट का जो फेडरल मॉडल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सशक्त करने का भी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल है, दिस वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सीधे सीधे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एंड
समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इवन दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अब जानते हैं हमारे आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पर डील करता है, तो इसकी जो कार्य प्रणाली है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बहुत क्रिस्टल क्लियर मित्रों अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। प्लेयर्स में जब क्वेश्चन आता है, यहां आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। मित्रों एग्जाम में सोचना और लिखना एक साथ होता है, समझ लीजिए, इसलिए कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। ऊपर नॉमिनेट की बात हो रही थी, प्रेसिडेंट नॉमिनेटिंग द मेंबर्स इन द राज्यसभा, यहां बात हो रही इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, दैट इज थ्रू साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू फ्रांस। अब देखिए, वी अंडरस्टैंड इन 1789 वॉज अ पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां तमाम जो संघर्ष हो रहा था, एक जो बुर्जुआजी कम्युनिटी थी, तो कहीं ना कहीं आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस में फ्रॉम 1789 लुई 16 के बाद का यदि आप क्रम देखेंगे तो नेपोलियन के मानसिक पटल पर यही तो कुछ बातें थी जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि देखिए देश तो ब्रिटिशर्स की भी हुकूमत में चल रहा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी टोटली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियंस, एक ऐसी डेमोक्रेसी हो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, तो दिस कैन बी बेस्ट एंश्योर्ड थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो फ्रांस से जो हम कहते हैं ना गणतंत्र, बाहर एंड गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स where the head of the state is elected, where the head of the state is elected। अब फ्रांस में देखिए यही स्थिति थी, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16, इसी संघर्ष के विरुद्ध तो नेपोलियन खड़े हुए थे, मीनिंग दैट कि कोई हेरार्कियल वाला मामला नहीं है। देखिए रिपब्लिक की बात हो, where the head of the state is elected, and इंडिया देखिए सक्सेसफुली स्टैंड्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि यदि आप वैदिक ग्रंथ उठा के देखेंगे तो वहां पे भी मित्रों आपको स्मरण होगा, वी अंडरस्टैंड इन हिस्ट्री आफ्टर ऑल, कि जो सभा और समिति थी, तो वहां पे भी देखिए राजा का जो चुनाव होता था, तो चुनाव की बात वहां पे हो रही है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ एनी रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन, वो तो फिर देखिए इंडिया ही है, क्योंकि देखिए इफ यू सी ऋग्वेद दैट वे, तो फ्रांस से हमने जो लिया है दैट इज रिपब्लिक। अपार्ट फ्रॉम दैट आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट इज जापान। अब जापान से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए कितना लॉजिकल, आप हमारे पास वीडियोस देखते जाइए तो हाउ सो वेरी इजी इट इज। आर्टिकल 1 to 4, India, that is Bharat, is a union of states. Article 5 to 11, citizenship. Article 12 to 35, fundamental rights. Article 35 to 51, DPSP. Article 51A, fundamental duties. कितना मित्रोलॉजिकल है, और ये समस्त वीडियोस आपके पास अपलोडेड हैं। बार बार देखिए, स्मरण कीजिए, एक समझ विकसित कीजिए। Unless and until you will develop an understanding, एक जो फाइनल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो मित्रों क्वेश्चंस किसी सूरत में आपके गलत नहीं होंगे। तो जापान से वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इवन दिस वी हैव टेकन फ्रॉम जापान। तो मित्रों आज का ये जो हमारा वीडियो रहा है, क्योंकि देखिए सोर्सेज बहुत पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये कि आप याद कर रहे हैं, लेकिन जब आपको एक समझ विकसित हो जाती है, और खास तौर से इन द लाइट ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो जो प्रारूप समिति थी, वो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो वॉट एवर रोल मॉडल वॉज एनश्राइंड इन देयर माइंड्स, मित्रों वही तो आज के बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये बेसिक फीचर्स की भी जब बात आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो संविधान के प्रावधान है विभिन्न, जो अलग अलग स्रोतों से हमने लिए हैं, तो हम उस जगह प्रेरित हैं कि भारत की स्थितियां कैसी हैं, और इसीलिए
यही देखिए जूरिस्प्रूडेंस की स्टडीज होती है कि हाउ इज यूएस प्रेसिडेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां का अगर अपर हाउस है तो इंडिया का अपर हाउस कैसा है, वहां पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है तो किस हद तक है। तो ये इसकी एक अंडरपिनिंग, एक इंसाइट आज मैंने आपको देने की कोशिश की है। और आप देखिए ना कि हमारे लगातार वीडियोस आ रहे हैं, खूब लाभान्वित हुई है। अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब खुद आप हैं बार बार। एंड अब तो बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आप हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखेंगे, हिस्ट्री के वीडियोस देखेंगे, साइंस एंड टेक के वीडियोस देखेंगे, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं। तो मित्रों, नाउ वी आर ऑल स्ट्रक विद सीरीज ऑफ एग्जाम्स एंड राहुल दीक्षित टाइम्स, मैंने बार बार मैं दोहराता हूं कि कदम कदम पर आपके साथ है। सो आई विश यू ऑल द सक्सेस, गॉड ब्लेस यू।